अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डाटा एनालिसिस का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ डाटा एनालिसिस। तो डाटा कलेक्शन और स्कोरिंग प्रोसेस के बाद हमें पता चलता है कि हमारे पास बहुत सारा मीनिंगलेस डाटा है जो हम ग्रुप करते हैं इसे मीनिंगफुल बनाने के लिए। तो एनालिसिस का मतलब होता है टैबुलेटेड मटेरियल को स्टडी करना ताकि इसे मीनिंगफुल बनाया जा सके। तो डाटा एनालिसिस में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ डाटा। इसमें क्या किया जाता है, इसमें डाटा एनालिसिस में कम्प्लेक्स फैक्टर्स को सिंपलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है। और जो स्टेटिस्टिक होती है वो डाटा एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसमें हम पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्लुएंशियल स्टेटिस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। तो पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी देखते हैं डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्लुएंशियल स्टेटिस्टिक क्या होती है। सबसे पहले देखें डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक। जब डाटा को डिस्क्राइब करना हो तो हम डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर समराइज़ करते हैं, फिर प्रेजेंट करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं। और इन्फ्लुएंशियल स्टेटिस्टिक में हम क्या करते हैं, जब डाटा का रिज़ल्ट देखना हो, कंक्लूजन निकालना हो, हाइपोथेसिस को टेस्ट करना हो, तो फिर हम इन्फ्लुएंशियल स्टेटिस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। तो डाटा एनालिसिस की ज़रूरत क्यों पेश आई, हमने हाइपोथेसिस को वेरीफाई करना है, जनरलाइजेशन कंडक्ट करनी है और पॉपुलेशन को एस्टीमेट करना है। तो ये सब तब पॉसिबल है जब हम मुकम्मल स्टैटिस्टिकल टेक्निक इस्तेमाल करते हुए मुकम्मल एनालिसिस करते हैं। तो क्या करते हैं हम डाटा एनालिसिस में, रॉ डाटा को मीनिंगफुल बनाते हैं, हाइपोथेसिस को वेरीफाई करते हैं और सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स जो है ना वो फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हम देखें डाटा पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे करते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड इन्फेरेंस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में जो सबसे पहला स्टेप है वो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, एक होती है पॉपुलेशन और एक होता है सैम्पल। पॉपुलेशन में हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन में हम जो पॉपुलेशन के इंडिविजुअल होते हैं ना, सारे इंडिविजुअल को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, जबकि सैम्पल को हम पॉपुलेशन से लेते हैं। तो अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है कि हम रैंडम सैम्पल सिलेक्ट करते हैं। जब भी हम सैम्पल का ग्राफ बनाते हैं इसमें तो बार ग्राफ ड्रा करते हैं या हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं। अब हम देखते हैं कि एवरेज लोग ज़्यादा हैं और एक्सट्रीम वैल्यू कम से कम है, तो इसमें जो ग्राफ होता है वो बेल शेप्ड बनता है और सेंटर में जो वैल्यू होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं और इसे मेजर करना मुश्किल होता है जब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ की वजह से हम इसके छोटे छोटे सैंपल बनाते हैं, फिर मेजर करते हैं। और सैंपल में हमेशा जब हम मीन निकालते हैं या एवरेज निकालते हैं तो सारी वैल्यूज़ सेंटर के इर्द गिर्द आ रही होती हैं। और बहुत ही रेयर केस ऐसा होता है कि टोटल वैल्यू बहुत छोटी हो या बहुत बड़ी हो, ठीक है। ये हो गया हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद जो नेक्स्ट काम होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, जो हमने डिफरेंट सैंपल लिए हैं, ठीक है, उसमें हमने कितनी डिस्ट्रीब्यूशन किया एज अ होल, वो स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है। तो डिफरेंट सैंपल का जो डिस्ट्रीब्यूशन चेक करता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करता है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर क्या होता है, अगर पॉपुलेशन साइज़ में वेरिएबिलिटी आती है तो इसके डिफ़र होने की वजह से सैम्पलिंग एरर आता है। एक ये पॉइंट था यहाँ, लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ही वेरिएबिलिटी होती है। जितनी वेरिएशन आएंगी हमारे सैंपल में, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान जितनी वेरिएशन आएंगी हमारे सैंपल में, इतना ज़्यादा एरर होगा। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज़्यादा होगा एरर इतना कम होगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा एरर इतना कम होगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल दो तरह के स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट है जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है सोशल साइंसिस में, और जो दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स हैं उन्हें सिर्फ नॉलेज है सोशल साइंस के बारे में, मतलब उन्होंने पढ़ा नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा नॉलेज है उन्हें।
तो स्टैंडर्ड एरर किन में ज़्यादा होगा, वेरिएशन किन में ज़्यादा आएंगी? ऑब्वियसली सेकंड ग्रुप में होंगी ना, क्योंकि उन्हें सिर्फ थोड़ा सा नॉलेज है, लेकिन जो फर्स्ट ग्रुप है उन्हें तो पूरा नॉलेज है इसके बारे में। तो सेकंड ग्रुप में वेरिएशन ज़्यादा होंगी, तो इसमें क्या होगा, ज़्यादा वेरिएशन आएंगी, तो इसमें एरर के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। और यहाँ एक और बात कही गई है कि अगर सैम्पल साइज़ कम होगा, ठीक है, सही से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई होगी, तो क्या करेंगे, वेरिएशन ज़्यादा होंगी। जैसे जैसे हम पॉपुलेशन साइज़ बढ़ाते जाएंगे, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन इतनी अच्छी होगी और एरर के चांसेस इतने कम होंगे। यहाँ डायग्राम देखें, रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड एरर। तो यहाँ देखें, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो डायरेक्टली रिलेटेड है स्टैंडर्ड एरर से, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज़्यादा होगा एरर इतना ज़्यादा होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा एरर इतना कम होगा। दूसरी जो डायग्राम आप देखेंगे उसमें है कि रिलेशन बिटवीन सैम्पल साइज़ एंड सैम्पल एरर। तो इसमें है कि सैम्पल एरर इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू सैम्पल साइज़। सैम्पल साइज़ जितना कम होगा एरर इतना ज़्यादा होगा, सैम्पलिंग साइज़ जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, एरर इतना कम होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 68, 95, 99% रूल। तो ये क्या होता है, ये ऐसा रूल है जिसके अकॉर्डिंगली हम बेल शेप ग्राफ ड्रा करके डिफरेंट चीज़ों को फाइंड करते हैं। अगर रॉ डाटा है तो इसको स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ रिलेट करके, यानी रॉ डाटा का मीन निकाल कर इसके ज़रिए स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करेंगे। इसके बाद सैम्पल की स्टैंडर्ड एरर हम निकाल सकते हैं इसके ज़रिए। हमने इसमें क्या करना है, वैल्यूज़ बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट करनी है, क्योंकि सेंटर में ज़्यादा वैल्यू है और पीक है। हम बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट करेंगे और पीक से स्टार्ट करेंगे। तो हमने लेफ़्ट या राइट मूव करना है, तो हम देखेंगे जितना हम लेफ़्ट मूव करेंगे हम उतना ही राइट मूव करेंगे, जितना राइट मूव करेंगे उतना ही लेफ़्ट मूव करेंगे। जैसा कि एक ग्राफ ऊपर ड्रा किया हुआ है पेज में ऊपर पीक पे 12.7, उसमें आप देख सकते हैं कि हम सेंटर से स्टार्ट करते हैं और पीक से स्टार्ट करते हैं। जितना हम राइट मूव करेंगे उतना ही हम लेफ़्ट मूव करेंगे। तो इस रूल के ज़रिए हम डिफरेंट चीज़ों को फाइंड करते हैं। तो इसमें जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। एक बार डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कितनी हुई है, एरर कितना आएगा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो स्टैंडर्ड एरर के साथ रिलेट कर रही होती है। तो ये जो रूल है ये सिंपल स्टेटिस्टिक है, इसके ज़रिए हमें पता चलता है कि हमने कौन सा पैरामीटर यूज़ करना है और कैसे एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ को फाइंड करना है। नेक्स्ट आ जाता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम होता है ना, ये सैम्पल के मीन की करेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। ये कहता है कि एक लार्ज पॉपुलेशन है, इसकी हमने ग्रुपिंग करनी है और जो सैम्पल बनाए हैं हर सैम्पल का जो साइज़ है वो एक जैसा होना चाहिए। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद सबका मीन निकालते हैं, उसके बाद सबके मीन को ऐड करके टोटल नंबर पर डिवाइड करते हैं, यानी मीन का मीन फाइंड करते हैं और पॉपुलेशन का मीन। एक हमारे पास होता है मीन का मीन और दूसरा होता है पॉपुलेशन का मीन, दोनों सेम होंगे। हर सैम्पल का अपना मीन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, उसमें सैम्पलिंग एरर लाजमी होता है, क्योंकि सैम्पल साइज़ होता है। तो इसी लिहाज से जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और सैम्पलिंग एरर होता है वो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। अब एक सैम्पल की मीन है और दूसरी पॉपुलेशन की मीन है, तो हम क्या करेंगे, मीन मिडल से फाइंड करेंगे। तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा, जब मिडल से फाइंड करेंगे तो स्टैंडर्ड एरर भी कम होगा। नेक्स्ट आ जाता है कंसिडरेशन फॉर टेस्ट। इसमें आ जाता है पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है, ये प्रोबेबिलिटी सैंपल सिलेक्ट करता है। इसमें क्वांटिटेटिव स्टडी की जाती है, मतलब सब चीज़ें नंबर की फॉर्म में होती हैं और सूटेबल फार्मूला लगाकर हम क्या करते हैं, अब फाइंड कर लेते हैं। पैरामीटर इसमें पहले से डिसाइड होता है, इसमें स्टेटमेंट पढ़ के ही पता चल जाता है कि कौन सा पैरामीटर अप्लाई करना है। टी टेस्ट करना है, एफ टेस्ट करना है, कोरिलेशन करना है, मीन निकालना है, ये सब चीज़ें डिस्क्रिप्टिव स्टडी में आती हैं। तो पैरामीट्रिक टेस्ट में डिस्क्रिप्टिव स्टडी की जाती है, जो पैरामीटर होता है वो पहले से डिसाइड होता है, स्टेटमेंट पढ़ के ही पता चल जाता है कि एक चीज़ की वेरिएंस निकालनी है या मीन निकालनी है, दो चीज़ों की वेरिएंस को आपस में कंपेयर करना है, या इससे ज़्यादा पैरामीट्रिक में सैंपल का साइज़ भी फिक्स होता है, यानी नंबर ऑफ़ सैंपल गिवन होता है और सैंपल साइज़ होता है वो 30 से नीचे होता है।
उसके बाद नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है, इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल सेलेक्ट किया जाता है, इसमें क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं और इसमें नॉमिनल या ऑर्डिनल डाटा जो होता है ना वो प्रोवाइड किया जाता है। इसमें कंटिजेंसी टेबल लगाते हैं, इसमें दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशन को फाइंड करते हैं, दो ग्रुप्स का डिफरेंस निकालते हैं। जब दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन करते हैं तो उसके लिए हम स्पीयरमैन कोरिलेशन कंटिजेंसी कोरिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब दो ग्रुप्स के दरमियान डिफरेंस निकालते हैं तब हम मीडियन टेस्ट और यू टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो नल हाइपोथेसिस क्या होता है? नल हाइपोथेसिस ये बताता है कि डिफरेंट पैरामीटर के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं होता। जहाँ नल हाइपोथेसिस का वर्ड इस्तेमाल हो जाए वहाँ कोई फ़र्क नहीं होता पैरामीटर्स में। नल हाइपोथेसिस ये कहता है कि सब पैरामीटर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। नल हाइपोथेसिस को हम पैरामीटर्स के दरमियान डिफरेंस के लिए ही यूज़ करते हैं। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि इनके दरमियान डिफरेंस पाया गया है, इनके दरमियान डिफरेंस मौजूद है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम फाइंड करते हैं, एक क्राइटेरिया होता है जिसकी बेस पे हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टेल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। इसमें दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक वन टेल टेस्ट होता है और एक टू टेल टेस्ट होता है। वन टेल टेस्ट क्या होता है? अगर स्टेटमेंट में डायरेक्शन की इंडिकेशन की जाए जैसे लेफ़्ट राइट तो इसे वन टेल कहते हैं। अगर कोई डिफरेंस नहीं बताया गया, कोई भी चीज़ सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं है तो इसे टू टेल कहते हैं। इन दोनों टेस्ट को इस्तेमाल करते हुए हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एस्पेक्ट्स ऑफ डाटा एनालिसिस। तो इसमें सबसे पहले होता है डाटा प्रिपरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें मोर देन 90% जो हमारा टाइम है वो यहाँ पे कंज्यूम होता है डाटा प्रिपरेशन में। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डाटा को सिलेक्ट करते हैं, फिर इसमें से जो हमें चाहिए होता है उसे सेट करते हैं और उसे क्लीन करते हैं। नेक्स्ट लॉगिंग डाटा आ जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें हम डाटाबेस स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, उसके बाद कंप्यूटर में डाटा को एंटर करते हैं, फिर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है चेकिंग डाटा। इसमें चेक करते हैं कि जो हमारे पास डाटा है वो एक्यूरेट है, क्या उसमें कोई गलती वगैरह तो नहीं है, कोई एरर वगैरह तो नहीं है। उसके बाद डाटाबेस प्रिपेयर करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि जिस वे में हम डाटा को स्टोर कर रहे हैं, मतलब जो रिलेटेड डाटा है उसे ग्रुप्स या कॉलम में क्या करते हैं, बनाते हैं, या जिस वे में हम कंप्यूटर में सेव कर रहे हैं अपने डाटा को उसे कहते हैं डाटाबेस। नेक्स्ट आ जाता है एंटरिंग डाटा। तो इसमें हम कंप्यूटर में डाटा को एंटर करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद डाटा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। इसमें क्या होता है, रॉ डाटा को हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्लीन करते हैं डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में। इसमें मिसिंग वैल्यू आ जाती है, आइटम रिवर्सल, स्केल्स, टोटल, कैटेगरीज। मिसिंग वैल्यू में जो वैल्यू मिस होती है, मतलब कोई वेरिएबल मिस होता है तो उसमें क्या करते हैं, या तो कॉलम को कट कर देते हैं या खुद से एक नई वैल्यू ऐड कर लेते हैं। आइटम रिवर्सल में ये होता है कि कोई दो सेम चीज़ें आई हुई हैं तो हम उन्हें डिफरेंट करना चाहते हैं तो एक की जो डायरेक्शन होती है उसे चेंज कर देते हैं। उसके बाद स्केल टोटल करते हैं। कैटेगराइज में अगर इनकम एस्टीमेट में दी गई है तो उसे इनकम रेंजेस में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है स्टेटिस्टिकल टेक्निक। तो वो हमने पढ़ा किस तरह से हम स्टेटिस्टिकल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए डाटा को एनालाइज करते हैं। उसके बाद आ जाती हैं प्रिकॉशंस। तो प्रिकॉशन में हमने डाटा कलेक्शन में पढ़ा था कि हमने डाटा कलेक्ट करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या कलेक्ट करना है और जो हम कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे हाइपोथेसिस को वेरीफाई करे, इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद एथिकल कंसिडरेशन में आ जाता है, अगर हम कोई ह्यूमन सैंपल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें ह्यूमन की प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें फुल फ्रीडम देनी चाहिए वो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें, और उनकी जो सिक्योरिटी है उनकी हिफाजत करनी चाहिए, उन्हें उनके डाटा को लीक नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।